अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सोलर पैनल स्कैम। तो ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के ऊपर है, ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको ये एडिटोरियल समझने में आसानी हो। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है एक बहुत बड़े स्कैम की जो पाकिस्तान में हुआ था सोलर पैनल्स को लेकर। इसमें क्या हुआ था कि जो सोलर पैनल्स थे ना उसको इंपोर्ट किया गया था फेक हाई प्राइसेस के साथ, और कितनी मनी ट्रांसफ़र की गई इसके थ्रू 69 बिलियन रुपीस। तो वो इस एडिटोरियल में यही बात कर रहा है कि इतने बैंक्स हो के, कस्टम्स हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज होने के बावजूद किसी को ये नहीं पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। कोई भी इस फ्रॉड को नोटिस कर ही नहीं सका। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन थी इस केस के ऊपर ये तकरीबन 1.5 साल तक चली। नई से नई डिटेल्स जो हैं अभी भी सामने आ रही हैं, और जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो सच को पा सके, सच को सामने ला सके। तो वो यही बात कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे हम उन लोगों को सजा दे सकेंगे जो इस स्कैम में मुलव्वस थे, इन्वॉल्व थे। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है या जो CFT है, AML है, उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि ऐसे स्कैम से फ्यूचर में बचा जा सके। और इसने एडिटोरियल में एक और बहुत अच्छी बात की है कि जो पाकिस्तान था ना वो ब्लैक लिस्ट होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल लॉज हैं वो बहुत वीक हैं। तो लेकिन कह रहा है कि शुक्र है कि 3 साल की एफर्ट्स के बाद पाकिस्तान ने अपने सिस्टम को बेहतर बनाया और इस ब्लैक लिस्ट से बच गया। तो वो इसलिए कह रहा है कि अगर आपने इस ब्लैक लिस्ट से हमेशा के लिए बचे रहना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करे ताकि वो एक चीज़ को पक्का कर सके, वो ये है कि ऐसे फ्रॉड्स जो हैं वो दोबारा ना हो। तो ये है इस एडिटोरियल की समरी या ओवरव्यू आप कह लें। तो ये एंटायर एडिटोरियल एक कंप्लीट पैकेज है आप सबके लिए। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने स्ट्रक्चर सीखने हैं, आपने वोकैब सीखनी है, इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बेहतर होगी, क्योंकि जब आप इन नए नए वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बेहतर होने लग जाएगी। तो ये पूरे की पूरी क्लास एक कंप्लीट पैकेज है स्टूडेंट्स के लिए, हर उस पर्सन के लिए जिसको इंग्लिश सीखनी है। इसमें आप वोकैब सीखोगे, इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है ऐसे सेंटेंसेस खुद बना सकते हो, खुद डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए डेली ला सकूं। अब वो कह रहा है द स्कैम। स्कैम क्या चीज़ होती है? फ्रॉड को बोलते हैं, ठीक है, आप डिसेप्शन भी बोल सकते हो, धोखा। कहता कौन सा स्कैम? कहता इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? ओवर इनवॉइसिंग। ओवर इनवॉइसिंग का मतलब है कि महंगा दिखाना, मतलब ज़्यादा रेट लगाना। अच्छा कितने? कहता टू द ट्यून ऑफ, कहता लगभग, मोर देन ₹69 बिलियन, इससे ज़्यादा। कहता इन द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में, मंगवाने में, किसको? ऑफ सोलर पैनल्स को। कहता रेजिस, ये चीज़ जो है ना, ये स्कैम ये रेजिस करता है, ये खड़ा करता है, किसको? मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालों को। अच्छा किसके बारे में? कहता रिगार्डिंग द कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में, उनकी एबिलिटी के बारे में, एंड विलिंगनेस, और उनकी रजामंदी के को लेकर। फिर कोमा, कहता ऑफ वेरियस लिंक्स, कहता और जो बहुत सारे लिंक्स हैं इन द इम्पोर्ट चेन, इस चेन में, इस सीरीज़ में, इस सिलसिले में। फिर उसके बाद है एम डैश। अच्छा कौन से लिंक्स? कहता बैंक्स हो गए एंड कस्टम्स अथॉरिटीज़, ये लोग हो गए, एज वेल एज, और साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडीज़, ये हो गए। रेगुलेटरी बॉडीज़ का मतलब क्या है, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बस आप सेंटेंस कंप्लीट करें। कहता टू डिटेक्ट, ताकि डिटेक्ट कर सकें, डिस्कवर कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, और क्या कर सकें? प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। किस चीज़ को? ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को, इस चीज़ को। एज पर, कहता किस चीज़ के तौर पर? देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी के तौर पर। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, इस सारी लाइन में वो क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है कि ये जो 69 बिलियन रुपीज़ का ये जो स्कैम हुआ है सोलर पैनल्स इंपोर्ट्स में, किसकी वजह से? ओवर इन्वॉइसिंग की वजह से।
कहता है ये जो स्कैम है ये बहुत बड़े क्वेश्चंस को खड़ा करता है, बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है, डाउट्स को खड़ा करता है कि क्या वाकई जो बैंक्स हैं, कस्टम्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इस काबिल हैं या वो राज़ी हैं कि वो स्टॉप कर सकेंगी इलीगल मनी ट्रांसफ़र को इस ट्रेड में। तो अब ये स्कैम क्या होता है? स्कैम का मतलब है, अब इसकी वोकैब देखते हैं, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। देखो स्कैम क्या चीज़ होती है? स्कैम का मतलब है फ्रॉड। आप डिसेप्शन भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए एक वर्ड होता है स्विंडल, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, हॉक्स भी बोलते हैं धोखे को, ये सबको धोखे के ये सब वर्ड्स हैं। अब ये जो इन्वॉल्विंग नज़र आ रहा है ये सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बता रहा है कि कौन सा स्कैम है। ये वो वाला स्कैम है जिसमें शामिल हैं ये चीज़ें। ओवर इन्वॉइसिंग मतलब कीमत का ज़्यादा लगाना, ज़्यादा रेट लगाना। अच्छा, अब ये जो आपको नज़र आ रही है ना फ्रेज टू द ट्यून ऑफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लगभग, मतलब ये तकरीबन की बात कर रहा है कि तकरीबन इतना, इतनी अमाउंट थी, इतना सम था, इतनी रकम थी। और कितनी थी? मोर देन, ज्यादा। किससे? 69 बिलियन से। इंपोर्ट का मतलब क्या है? दरामद, मंगवाना। विलिंगनेस किसको कहते हैं? विलिंगनेस का मतलब होता है रजामंदी, उनकी तैयारी के क्या वो वाकई तैयार हैं, राजी हैं। वेरियस मतलब बहुत सारे। रेगुलेटरी बॉडीज, देखो रेगुलेटरी जो है रेगुलेट से बना, रेगुलेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। तो रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? ये वो वाले अदारे होते हैं जो निगरानी करते हैं, कानूनी इदारे, कंट्रोल करने वाले अदारे जो है, जो ये चीज़ देखते हैं कि कोई गलत चीज़ ना हो, कोई गलत काम ना हो और इसमें कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है एम डैश, ठीक है, ये जो एम डैश है, देखो एम डैश मैंने कहा था यहाँ, तो आप ये समझ लो कि किसी भी चीज़ को वो नैरो डाउन कर देता है। यहाँ पे इसने बात की थी वेरियस लिंक्स की, ठीक है, इंपोर्ट चेन में। तो वो कौन से लिंक्स थे उसको बताने के लिए यहाँ पे इसने एम डैश का इस्तेमाल किया। जैसे उसमें बैंक्स भी आते हैं, कस्टम अथॉरिटीज़ भी आती हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ भी आती हैं, और ये कह के इसने अपने एम डैश को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे एम डैश इस्तेमाल हुआ है। पहले जो उसने बात की थी उसने इस तरह से बात की थी, अब ये समझ लो कि मतलब ब्रॉड बात की थी, और जब इसने एम डैश लगाया तो उसने उसको नैरो कर दिया, उसने सारा फोकस इन चीज़ों के ऊपर ले आया, तो इसलिए एम डैश हुआ है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्या स्ट्रक्चर यूज करके इसने ये सेंटेंस बनाया? तो देखो उसने ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किया और इसको फॉलो करके इसने अपने सेंटेंस को बनाया। उसने यहाँ पे एक एक्शन लिखा है और ये वाली वर्ब लिखी है, और उसने बताया कि ये वाला जो एक्शन है ये बहुत सारे सवालात को ख़त्म करता है। अब सवाल किस चीज़ के बारे में है, उसने रिगार्डिंग प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया और उसके बाद वो वाला इशू वहाँ पे मेंशन कर दिया। ये जो स्कैम है ये क्या करता है? ये रेज करता है, ये खड़ा करता है बहुत सारे सवालों को। अब कौन से सवाल हैं? वो रिगार्डिंग प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इसने ये सारे का सारा इशू यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को आप सामने रखें और फिर इस सेंटेंस को सामने रखें और इसका मीनिंग निकालें, फिर आपको समझ आएगी कि ये असल में कहानी क्या है इस सेंटेंस की। देखो अगर तो आपने ये लॉन्ग सेंटेंसेस समझने हैं ना, तो इससे और इजी इसको नहीं मैं बना सकती कि अगर मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका ये प्रोवाइड कर दिया। स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? ये वो चीज़ होती है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर आपको मैंने स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड कर दिया तो अब आपको क्या करना है? आपको अपनी बिल्डिंग खुद खड़ी करनी है। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर अपने आंखों के सामने रखें, पेपर पर नोट डाउन करें और उसके बाद क्या करें कि खुद इससे मिलते जुलते सवाल बनाएं, खुद इससे मिलते जुलते जो हैं वो स्टेटमेंट्स बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो। बस आप ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ ना करने की, ये बस ना दिल लगा के करते जाओ। तो ये इसका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है। तो अब अगला देखते हैं। अब वो कह रहा है इट ऑल्सो अंडरलाइंस, ये जो चीज़ है ये अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करती है। देखो अगर तो आप मेरे साथ एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो ना, तो आप मुझे खुद बताओ कि ये कितनी दफ़ा ये वर्ड आ चुका है। ये जो वर्ड अंडरलाइन है, अंडरस्कोर है, अभी कल के ही एडिटोरियल में इससे मिलता जुलता हमने किया है। तो अंडरलाइन का मतलब होता है हाईलाइट करना, स्ट्रेस देना, मतलब जोर देना किसी चीज़ के ऊपर या किसी की तवज्जो उस तरफ खींचना। इट ऑल्सो अंडरलाइंस, किस चीज़ को अंडरलाइन करता है? तब प्रेजेंस को, मौजूदगी को, किसकी? ऑफ चिंक्स। चिंक्स क्या चीज़ होती है? चिंक्स का मतलब होता है वीकनेसेस, कमजोरियां, लूप होल्स। किसमें? इन आवर AML और CFT रिजीम, इस सारे सिस्टम के अंदर। तो वो कह रहा है ये जो चीज़ है ये दिखाती है कमजोरियों को पाकिस्तान के इन सिस्टम के अंदर।
तो ये जो सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। तो ये वाले बात कर रहा है इस पूरी की पूरी लाइन में। अब इस सेंटेंस का इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया, तो देखो अगर मैं सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताती गई ना तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलो हम ऐसे करते हैं कि हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि जो जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस मेरे सामने आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको बता दूँ। बाकी इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो भी ज़रूर रखूँगी जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। देखो ये सेंटेंस बना है इस तरह से, सबसे पहले उसने कोई एक्शन मेंशन किया। आपने अगर कोई एक्शन पूरी बात मेंशन करनी है आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने सिर्फ इट का यूज़ किया। इसने कहा कि ये जो चीज़ है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हुआ है पीछे, तो अगर आपने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है उस चीज़ को तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वरना आप पूरा एक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब वो कह रहा है कि ये जो एक्शन है ना ये अंडरलाइन करता है, ये हाईलाइट करता है प्रेजेंस को हाईलाइट करता है, इसकी मौजूदगी को। अच्छा वो कौन सी मौजूदगी है वो आपने ऑफ के बाद वो मेंशन करनी है। वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई इशू हो सकता है। तो ये सारा सेंटेंस जो आपको न्यूज़पेपर में नज़र आ रहा है उसने इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया। तो अब आप ये देख लो कि जब कभी आपको ये बात मेंशन करनी है ना कि ये जो इशू है ये इस चीज़ को नुमायां करता है या सबका फोकस इस पे खींचता है या इस चीज़ को हाईलाइट करता है, तो आप आंखें बंद करके इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को अपनी आंखों के सामने रखना है, ठीक है, न्यूज़पेपर को सामने रखना है और इसी से मिलते जुलते आपने सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे। आपको यूज़ आएगा कि अंडरलाइन को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रेजेंस क्या चीज़ होती है, कि मतलब मैंने किस तरह से बात करनी है किसी भी प्रॉब्लम या इशू की मौजूदगी के बारे में। तो सिंपल इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ। अब वो कह रहा है इट इज़ एस्टाउंडिंग, कि ये जो चीज़ है जो आपने बताई है ये बहुत शॉकिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है, अनबिलीवेबल है, मतलब हैरान कुन है, हैरत अंगेज है। क्या दैट ये कि नो वन, कहता कोई भी, इन द चेन, ये सारी चेन जो सिलसिला ये सीरीज जो ऊपर इसने मेंशन किया ना ये उसकी बात कर रहा है कि ये सारे के सारा ये जो सिस्टम था उसमें से किसी ने भी नहीं सॉ किया, किसी ने भी नहीं देखा। क्या दैट ये कि मोस्ट कंपनीज, बहुत ज़्यादातर जो कंपनीज हैं ना, कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व्ड जो शामिल थी किसमें, इन मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें डिडंट हैव, वो नहीं रखती थी क्या, फाइनेंशियल कैपेसिटी को, उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, इतनी पावर ही नहीं थी या उनकी इतनी माली हैसियत ही नहीं थी कि वो ये कर सकते, क्या कर सकते, टू इम्पोर्ट, कि वो इम्पोर्ट कर सकते सोलर पैनल्स को ऑन सच अ लार्ज स्केल, इतने बड़े पैमाने पर। तो वो ये बात कर रहा है कि बहुत हैरानकुन बात है कि किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि ये जो कंपनीज हैं इनके पास तो इतनी मनी ही नहीं है कि वो इतने सारे सोलर पैनल्स को इंपोर्ट कर सके। तो वो ये बात कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो एस्टाउंडिंग क्या होता है ये मैंने भी बता दिया। चेन क्या है, चेन मैंने भी बताया नहीं, जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है। और फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब जो उनकी आप ये समझ लो माली सलाहियत जो है। और ये सारे का सारा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, ये सिंपल ना एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। वो ये है कि सबसे पहले आपने लगाना है इट इज़, ठीक है, या इस भी लगा लो, वॉज लगा लो, जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद इसने एडजेक्टिव का यूज़ किया। एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एस्टाउंडिंग है, ठीक है, आप कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। अगर तो आपने एडिटोरियल्स पढ़े हैं आपको पता है हमने क्या क्या एडजेक्टिव्स कवर किए हैं ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है, इट इज़ एस्टाउंडिंग जो है ना आपने लिखना है इट इज़ एडजेक्टिव। ठहरे मैं लिख के बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर वो यूज़ कर रहा है। ये जो चीज़ है ये हैरान कुन है, ये शॉकिंग है, ये सरप्राइजिंग है। क्या सरप्राइजिंग है, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव लगाना है। आपने सरप्राइजिंग लिख लो, शॉकिंग लिख लो, अनबिलीवेबल लिख लो, अमेजिंग लिख लो, कुछ भी लिख लो। उसके बाद दैट लगाना है, ठीक है। दैट लगाने के बाद आपने सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, शायद कोई दैट से रिलेटेड था, कि उसको ये नहीं पता चलता कि प्रोनाउन के तौर पर वो कब काम कर रहा है या कंजंक्शन के तौर पर कब काम कर रहा है। तो अभी ये समझ लो कि राइट नाउन है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है।
ठीक है। अब सिचुएशन क्या है यहाँ पे, क्या सिचुएशन थी उसने वो जो बताई है ना, पूरी लाइन, इतनी लंबी लाइन जो मेंशन की है, आपने बस उस सिचुएशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल एडिटोरियल जैसा रेडी है। ठीक है, देखें वही बना हुआ है, इट इज एस्टाउंडिंग दैट, और पूरी ये वाली बात कर दी है इसने। ये वाली बात का मफहूम क्या है असल में, यही है ना कि नो वन नोटिस द इर्रेगुलेटरी, कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया था कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। बस कहता इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, कहता ये वाली जो बात है ना, नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर है। ठीक है, दैट ये कि द फैक्ट, ये जो हकीकत है ना, दैट के मैनी ऑफ दैम, कहता मैनी ऑफ दैम मतलब मैनी कंपनीज की बात कर रहा है, वर्क क्लोजली लिंक टू वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ लिंक करती थी। एंड स्टोलन आइडेंटिटीज वर यूज्ड, और स्टोलन आइडेंटिटीज जो थी ना, मतलब जो फेक प्रोफाइल्स थी, जो फेक आईडीज थी, झूठे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इस्तेमाल किए गए टू पुल ऑफ द स्कैम, इस स्कैम को करने के लिए। वेंट अननोटिस, कहता है ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो चीज़ है ये वेंट अननोटिस्ड हुई, कि किसी ने इस पर नज़र नहीं डाली, किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। तो इसको जोड़े तो यही मतलब बनता है कि ये जो चीज़ है ये काबिल मंजूर नहीं है, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है कि ये जो कंपनीज थी ये आपस में कनेक्टेड थी एक दूसरे के साथ, और उन्होंने फेक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया और किसी ने इसको नोटिस भी नहीं किया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वाला फैक्ट, और इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे, द फैक्ट वेंट अननोटिस्ड। अब ये जो चीज़ है ना कि मैनी ऑफ देम वर क्लोजली लिंक्ड, और उसके बाद उसने लिखा एंड स्टोलन आइडेंटिटीज वर यूज टू पुल ऑफ द स्कैम, ये सारा इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। अब पहले इसकी वोकैब देख लेते हैं। अनएक्सेप्टेबल क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था, ऐसी चीज़ जिसको आप ये समझ लें कि जो अनरीजनेबल हो, जो इनअप्रोप्रिएट हो, जिसको आप कबूल ही ना कर पाओ, जो गलत हो, नाजायज़ हो। और ये जो स्टोलन नज़र आ रहा है ये एडजेक्टिव है, ये कौन सी आइडेंटिटीज़ थी, ये कौन सी प्रोफाइल थी, आईडीज़ थी, मतलब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे की सारी वो चीज़ें थी जो कि स्टोलन थी, चोरी हुई। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। और ये जो आपको पुल ऑफ नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सिक्यूट करना, उसको कैरी आउट करना, उसको अंजाम देना, उसको पूरा करना। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। कह रहा है एस्टोनिशिंगली, मतलब हैरानी की बात है, द बैंक्स, कहता जो बैंक थे, थ्रू विच, जिसके ज़रिए, द पेमेंट्स वर राउटेड, कहता जिनके ज़रिए इन पेमेंट्स को किया गया था, मतलब जिनके ज़रिए ये सारी की पेमेंट्स जो थी वो ट्रांसफ़र की गई थी, डिडंट रेस, उसने नहीं खड़ा किया रेड फ्लैग्स को, किसके ऊपर, ऑन द एबनॉर्मली लार्ज कैश, कहता है ये जो इतना बड़ा लार्ज कैश था ना, मतलब इतनी ज़्यादा जो अमाउंट थी, हद से ज़्यादा ये जो रकम थी, इसके ऊपर डिपॉजिट्स बाय इंपोर्टर्स के ज़रिए। तो वो यही बात कर रहा है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो वाले बैंक जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया था इतनी बड़ी रकम जो है डिपॉजिट करने के लिए, कि उन्होंने कोई रेड फ्लैग्स को रेज नहीं किया, उनको कोई शक नहीं हुआ। तो वो ये वाली बात कर रहा है। एस्टोनिशिंगली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली, हैरान कुन तौर पर। राउटेड मतलब जिनके थ्रू ये सारी पेमेंट प्रोसेस हुई थी, जो ट्रांसफ़र हुई थी, जो भेजी गई थी। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, देखो आपको रेड फ्लैग्स कहीं पे भी नज़र आ जाए ना तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आगे ख़तरा है। तो अक्सर ये रेड फ्लैग जो है ना ये पीपल के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई पर्सन है उसके अंदर बहुत नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं तो उसको कहा जाता है ये रेड फ्लैग है, ये अच्छा पर्सन ही नहीं है, इसके अंदर तो ये वाली बुराई है। और जो अच्छा पर्सन हो उसके लिए ग्रीन फ्लैग भी यूज़ किया जाता है, आपने अक्सर सुना होगा, ये बहुत कॉमन है आजकल। और इसमें कुछ भी नहीं है, इंपोर्टर्स जो होते हैं वो ट्रेडर्स की बात कर रहा है, बायर्स की बात कर रहा है, परचेसर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। अब वो कह रहा है वेयर दे वर रेस्ड, कहता है जहाँ इनको खड़ा किया गया। इट इज़ अनक्लियर, कहता है ये जो चीज़ है ये अभी भी क्लियर नहीं है। क्या चीज़, इफ़ एनी एक्शन वॉज इनिशिएटेड, कि कोई एक्शन लिया भी गया था कि नहीं। ये जो इसमें रेड फ्लैग्स की बात की है ना, इसने अभी कहा ना कि इतना सारा कुछ हो गया कि किसी ने रेड फ्लैग को रेज नहीं किया, तो ये बता रहा है कि उन्हीं सिस्टम के अंदर, उन्हीं जगहों के अंदर जहाँ पे ये रेज किए गए थे, ये वेयर जो है ना असल में ये मीनिंग दे रहा है, ये इसलिए यूज़ हुआ है। वो ये कह रहा है कि जहाँ ये इस्तेमाल किए गए थे वहाँ पे ये चीज़ अनक्लियर है, ये बिल्कुल भी सामने नहीं है, किसी को क्लियर नहीं है कि कोई एक्शन जो है वो लिया गया था बाद में कि नहीं लिया गया था। तो इसलिए ये वाला जो वेयर है ना ये वाला मीनिंग दे रहा है। आप ये समझ सकते हो, इन विच भी कह सकते हो,
क्योंकि ऊपर इसने पूरे के पूरे सिस्टम की बात की है। अच्छा, रेज का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, ये भी बहुत दफ़ा यूज़ हो चुका है। रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना या किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी चीज़ को उठाना। अच्छा, इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? इनिशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, लॉन्च करना। तो ये सब जो है इनिशिएट के सिनोनिम्स हैं। अनक्लियर के लिए ना बहुत सारे एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। आप वेग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप अनसर्टेन भी यूज़ कर सकते हो, आप डाउटफुल भी यूज़ कर सकते हो, एम्बिगुअस भी यूज़ कर सकते हो। इन सब का मतलब होता है वो चीज़ जो बिल्कुल वाज़िया नहीं हो। इसके लिए एक और भी एडजेक्टिव है, वो बहुत अच्छा है, आपको बहुत दफ़ा देखा होगा, वो है ओपेक। ओपेक का मतलब ये होता है कोई चीज़ जो है वो क्लाउडी है, वो ब्लर है, वो बिल्कुल सामने नहीं नज़र आ रही, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये सारे जो है अनक्लियर के सिनोनिम्स हैं, ये आप साथ साथ नोट करते जाया करें। अब वो कह रहा है इट इज़ ऑल्सो माइंड बॉगलिंग, कहता है ये जो सारी की सारी बात है ये माइंड बॉगलिंग है। माइंड बॉगलिंग का मतलब क्या होता है? ये हैरान कुन है, ये हैरत अंगेज है, ये समझ से बाहर है। दैट ये कि द कस्टम्स अथॉरिटीज, कहता है ये जो कस्टम ऑफिशियल्स थे ना, कुडंट सी, वो नहीं देख सके, दैट ये कि द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, कहता है ये जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, जो बाहर से आया हुआ सामान है, हैड बीन इनवॉइस्ड, कि उसको इनवॉइस किया गया है, उसको चार्ज किया गया है, उसको प्राइस किया गया है एट अ हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस, कि उसकी इतनी ज़्यादा कीमत लगाई गई है। तो वो ये कह रहा है कि ये बहुत शॉकिंग है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को देख ही नहीं सकी, वो इस फ्रॉड को पकड़ ही नहीं सकी। वही चीज़ है ना कि मतलब कि जो ऑफिशियल्स हैं, कस्टम ऑफिसर्स, उनकी बात कर रहा है कि वो इस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर सके कि ये जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं उनको उनकी एक्चुअल कॉस्ट से इतना ज़्यादा उसको प्राइस किया गया है, ये चीज़ उन्होंने नोटिस ही नहीं की। तो वो ये इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है। देखो ये जो इन्फ्लेटेड नज़र आ रहा है ना, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन ये किस वर्ब से बना है? ये बना है इन्फ्लेट से, ठीक है। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? देखो इसका एक मतलब तो हम सबको पता है, जो बलून्स के अंदर जो हम एयर को फिल करते हैं ना, वो जो कहते हैं ना इसको हवा भर दो इस बलून के अंदर, तो वो हम इन्फ्लेट करते हैं उसको, ठीक है, उसको फिल करते हैं किसी एयर से, तो ये होता है इन्फ्लेट। और दूसरा इन्फ्लेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, उसको रेज कर देना, उसको एस्केलेट कर देना, स्टेप अप कर देना, बढ़ा देना, और वहीं से बना ये एडजेक्टिव इन्फ्लेटेड। और इन्फ्लेटेड अगर प्राइस के साथ लगा है तो इसका मतलब ये वो प्राइस है जो बहुत ही ज़्यादा थी, जो बहुत ही इंक्रीज्ड प्राइस थी। ये जो इन्फ्लेटेड वर्ड है ना, ये आज के न्यूज़पेपर में वैसे भी एक दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल हुआ है, तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे ये बलून से रिलेटेड कोई बात कर रहा होगा। तो चलें अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी वीडियोस को देखते हैं और उनके अंदर इतना शौक़ है कि इंग्लिश को सीखने का। हालांकि मुझे काफ़ी डाउट्स थे कि मे बी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट वीडियोस नहीं देख रहे, या वो जस्ट स्टार्टिंग लाइंस को देखते हैं और बस बंद कर देते हैं और ये कह देते हैं मिस ये भी करवा दो वो भी करवा दो। लेकिन पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। कहता इट इज़ नाउ मोर देन अ ईयर एंड अ हाफ, कहता ये तकरीबन 18 मंथ्स हो गए हैं या 1.5 साल हो गया सिंस, कहता कब से द स्कैंडल केम, कहता जब से ये स्कैंडल जो है केम टू लाइट, ये सबके सामने आया है, एंड एन इन्वेस्टिगेशन वॉज लॉन्च, कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू गई थी। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया जब से ये जो स्कैम है इसको एक्सपोज किया गया था, इसको सामने लाया गया था और जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हुई थी। अच्छा देखो अब यहाँ पे इसने सिंस का यूज़ किया है। देखो सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि कब से ये एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था। आप ये समझ लो कि सिंस को आप ये भी कह सकते हो कि सिंस 9 o'clock, कोई नाम भी मेंशन कर सकते हो। इसने पूरी की पूरी यहाँ पे क्लॉज मेंशन कर दी हुई है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये बता रहा है कि ये असल में टाइम ही बता रहा है ये कब ये सारा काम जो है वो हुआ था। अगर शॉर्टकट में देखना चाहो तो ये है कि जैसे सिंस लास्ट ईयर भी कह सकते हो आप, कि लास्ट ईयर से ये काम स्टार्ट हुआ था, सिंस 2010 से स्टार्ट हुआ था।
मतलब आप ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सिंस के और भी यूजेस हैं, जैसे जैसे आएंगे करते जाएंगे साथ। अच्छा, कम टू लाइट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ कम टू लाइट होती है तो इसका मतलब है अब ये जो चीज़ है ये रिवील हो गई है, ये एक्सपोज हो गई है, डिस्क्लोज हो गई है, सबके सामने आ गई है, ये बेनकाब हो गई है, अब सबको इसका पता चल गया। कम टू लाइट को आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है। ये केम जो है यहाँ पे V2 लगा हुआ है, ठीक है, कम केम कम। इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है प्रोब, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन। क्या आप किसी चीज़ को जांच रहे हो, उसको परख रहे हो, उसकी तहकीकात कर रहे हो। लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, और इसके लिए एक और वर्ब होती है कमेंस करना। कमेंस का मतलब भी होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अब आगे देखते हैं। कहता है येट न्यू डिटेल्स कीप अमर्जिंग। कहता है ये जो नई डिटेल्स है ना वो आ रही हैं, मतलब अभी रुकी नहीं है, वो कीप एमर्जिंग हो रही हैं। एमर्ज करने का मतलब होता है वो अभी भी सरफेस पे आ रही हैं, अभी भी अनफोल्ड हो रही हैं, अनवेल हो रही हैं। कहता थैंक्स टू, किसकी बदौलत? कहता पेन्स टेकिंग इंक्वायरी, इस इंक्वायरी की बदौलत। इंक्वायरी क्या मतलब? इन्वेस्टिगेशन। पेन्स टेकिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये जो बहुत ही थोड़ो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो बहुत मेहनत तलब काम यहाँ पे जो जारी है, बारीक मीनी से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये उसकी बात कर रहा है। केयरफुल समझ लो आप। किसके जरिए इंक्वायरी हुई है? बाय अ पार्लियामेंट्री पैनल, इसके जरिए। तो वो ये बात कह रहा है कि नए फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बड़ी एहतियात के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये जो यहाँ पे आपको थैंक्स टू नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। अब ये देखो, थैंक्स टू जब भी आपने यूज़ करना है, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो इसको आप अभी नोट डाउन कर लें। ये मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम के बाद आया है, तो इसलिए मुझे ये लगा है कि मैं इसको कवर करूँ। थैंक्स टू का मतलब होता है कि की वजह से। आप इसको इजी वर्ड्स में लेना चाहो तो ये है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। अगर आपने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, थैंक्स टू हर हार्ड वर्क शी पास द एग्ज़ाम। उसके हार्ड वर्क की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से उसने एग्ज़ाम को पास किया, तो ये होता है थैंक्स टू। ठीक है, इसको थैंक यू से मिक्स नहीं करना आपने। अब आपने क्या करना है, कम से कम इस थैंक्स टू को यूज करो और कुछ सेंटेंसेस बना के इस पे डालो। अब वो कह रहा था इंक्वायरी, कहता ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ना, कौन सी इन्वेस्टिगेशन? कहता अंडरटेकन, जिसको परफॉर्म किया गया था, जिसको अंजाम दिया गया था बाय द पैनल, पैनल के जरिए, इज क्रूशियल। कहता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वाइटल है। क्यों? कहता नॉट जस्ट टू होल्ड दोज इन्वॉल्व इन दिस फ्रॉड अकाउंटेबल। कहते ना सिर्फ कि वो लोग जो शामिल थे इस फ्रॉड में कि उनको क्या है अकाउंटेबल बनाओ, बट ऑल्सो साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना गैप्स को, खला को, किसमें? इन द करंट AML CFT रिजीम, इसमें, एंड इट्स एनफोर्समेंट, और इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो एप्लीकेशन है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, रिकरेंस को, बार बार होने को, किस चीज़ के? फ्यूचर स्कैम्स के। देखो ज़रा थोड़ा सा वो ट्रिकी सा सेंटेंस है, इसमें असल में बात कर रहा है जो इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसने ये बात की है कि ये क्रूशियल है। अब वो कह रहा है ये ना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये उन लोगों को सजा दे जो कि इसमें मुलव्वस थे, बल्कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये फाइंड करे गैप्स को, वीकनेसेस को, खला को इस सिस्टम के अंदर, और स्टॉप करे ऐसे स्कैम्स को दोबारा होने से, मतलब फ्यूचर स्कैम्स को स्टॉप करे। अच्छा, अब ये देखें इंक्वायरी क्या होती है, हमने बता दिया। इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हो, आप प्रोब भी कह सकते हो। कौन सी इंक्वायरी? ये पास पार्टीज पर लगा हुआ है। वो कह रहा है वो इंक्वायरी जिसको अंडरटेकन हुआ था, जो कि अंडरटेकन का मतलब है जिसको परफॉर्म किया गया था, जिसको एक्सिक्यूट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, किसके जरिए? वो बाय लगा के बता दिया। उसके बाद क्रूशियल आया। क्रूशियल का मतलब होता है कोई चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वाइटल है, क्रिटिकल है, असेंशियल है। उसके बाद इसने क्या किया है, इसने यूज़ किया, देखो, होल्ड समवन अकाउंटेबल। ये कल के भी एडिटोरियल में आई थिंक आया था कि इसका मतलब होता है किसी से जवाब तलब करना, किसी से हिसाब लेना, किसी को जवाबदेह बनाना। ये जो गैप्स है, गैप्स से मिलते जुलते हैं ना, ये आपको लूप होल्स भी नज़र आएगा एडिटोरियल्स में, और शॉर्ट कमिंग्स भी नज़र आएगा, फ्लॉज भी नज़र आएगा। ये सब का मतलब होता है कि ये जो कमियां हैं उनकी बात कर रहा है, कमज़ोरियों की।
एनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नाफिज करना, लागू करना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, एक्सिक्यूशन, एप्लीकेशन, ये कोई भी इसके सबके सब सिनोनिम्स है। रिकरेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो बार बार हो रही है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इसमें यहाँ पे इसने मेंशन किया एक्शन को। इसने कहा है कि ये जो एक्शन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, ठीक है। कहता ना सिर्फ इस चीज़ के लिए, ना सिर्फ उस चीज़ के लिए। असल में यहाँ पे इस सेंटेंस में जो आपको न्यूज़पेपर में नज़र आ रहा है, इसने 2 गोल्स का जिक्र किया है। इसके 2 मकासद हैं। किसके मकासद हैं? इस एक्शन के। अब आपने क्या करना है, ये क्रूशियल सिर्फ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, आपने मेंशन करना है एक एक्शन को। आपने बताना है कि ये जो एक्शन है ना, ये क्रूशियल है। किस चीज़ के लिए? ना सिर्फ इस चीज़ के लिए, ना सिर्फ उस चीज़ के लिए। देखो, जब हम रीड करते हैं ना, तो हमें ना थोड़ी सी चीज़ें ना ऊपर से गुजरने लग जाती हैं। हमें लगता है शायद ये ऐसे ही आना है, मतलब शायद ये इसी तरह बना हुआ है सेंटेंस। देखो, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनी होती। अगर आप गौर से देखो तो वो यहाँ पे 2 गोल्स की बात कर रहा है। एक गोल ये है, दूसरा गोल ये है, ठीक है। अब आपने इस स्ट्रक्चर को सामने रखना है, न्यूज़पेपर वाले सेंटेंस को सामने रखना है, और आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। और यहाँ पे 2 काम कौन से मेंशन थे, अब ये मैंने नहीं बताना, ये अब आप खुद बताओगे, ठीक है। अब आप खुद निकालोगे ये कौन से 2 काम यहाँ पे मेंशन थे। कह रहा है नोट टू लॉन्ग अगो, मतलब रिसेंटली की बात कर रहा है, हाल ही में। पाकिस्तान ने सामना किया थ्रेट का, खतरे का। अच्छा, कौन सा खतरा है? ऑफ बीइंग डिक्लेयर, कि उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। क्या डिक्लेयर करना है उसको? अप्राया, किसके जरिए? FATF के जरिए। तो वो ये बात कर रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान जो था एक बहुत बड़े खतरे पर था, बहुत बड़ा खतरा था इसको। किस चीज़ का? कि इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा FATF के जरिए। FATF जो है इसको ब्लैकलिस्ट कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसके जो लॉज हैं वो बहुत वीक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर। तो ये वाली जो बात है इसने की है यहाँ पे। और ये जो थ्रेड ऑफ के बाद ये जो सारी चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये कॉन्सिक्वेंस है, ये उसको रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? ये बिकॉज ऑफ के बाद इसने मेंशन किया है, इसने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप समझो कि वो क्या बात कर रहा है। कॉन्सिक्वेंस और प्रॉब्लम का यहाँ पे मिक्सचर बनाया है इसने, उसको वो क्या कहते हैं, उसको जोड़ के लिखा है इसने। अच्छा, फेस करने का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर करना, डील विद करना, एक्सपीरियंस करना, कन्फ्रंट करना, और भी बहुत से इसके सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है सामना करना। प्राया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, रिजेक्ट कर देना। कहाँ से करना था और किसने करना था? FATF ने करना था। क्यों करना था? ये रीजन बताया हुआ है इसके जरिए। कह रहा है इट वॉज आफ्टर 3 years ऑफ इमेंस एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन द फ्रेमवर्क। इट वॉज आफ्टर 3 years का मतलब क्या है? मतलब ये जो चीज़ है वो हुई है 3 साल की कोशिशों के बाद। अच्छा, क्या चीज़ हुई है? इमेंस एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट। अब वो कह रहा है ये जो चीज़ हुई है ना, ये 3 साल की बहुत कड़ी एफर्ट्स और इम्प्रूवमेंट के बाद हुई है। किस में? फ्रेमवर्क में। AML और CFT रेगुलेशंस की बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफर्ट्स की हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की हैं इस सिस्टम के अंदर। दैट ये कि द ग्लोबल वॉच डॉग, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग रेगुलेशंस है ना, ये उनकी बात कर रहा है। उसने क्या किया है? लेट किया, जाने दिया पाकिस्तान को ऑफ द हुक, मतलब पाकिस्तान को उसने रिमूव कर दिया ग्रे लिस्ट से। अब वो इनकी निगरानी के अंदर नहीं है, वो जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की बात होती थी ना, अब वो वहाँ से निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इन्होंने बहुत एफर्ट्स की थी, इम्प्रूवमेंट्स की थी इस फ्रेमवर्क में। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, लेट समवन ऑफ द हुक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, किसी को आज़ाद कर देना, किसी ब्लेम से, किसी पनिशमेंट से, या किसी मुश्किल सूरत हाल से। कहता इट इज़, इसलिए, देयरफॉर, इट इज़ देयरफॉर मतलब इसलिए ये है, क्या है? क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट ये कि इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है ना, जो इन्वेस्टिगेशन है, किसके ज़रिए? बाय द पार्लियामेंट्री पैनल, इसके ज़रिए। बी फुली सपोर्टेड, कि उसको पूरी सपोर्ट की जानी चाहिए बाय द अथॉरिटीज़ के ज़रिए। तो वो यही कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंक्वायरी है जो इसके ज़रिए है, उसको फुली तौर पर सपोर्ट किया जाए अथॉरिटीज़ के ज़रिए। देखो, ये फिर क्रूशियल वर्ड आ गया है। पहले वाइटल आया था, क्रिटिकल भी आ सकता है, एसेंशियल भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी आ सकता है।
ठीक है। इंक्वायरी का मतलब मैंने आपको बता दिया ऊपर से। पार्लियामेंट्री पैनल का मतलब क्या है? जो लेजिस्लेटिव कमेटी है, ठीक है, जो ग्रुप बनाया गया है, जो हुकूमती कमेटी है। अब यहाँ पे इसने बी लिखा है, वो ये कह रहा है कि इंक्वायरी जो है बी स्पोर्टेड। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो ये वाला जो बी नज़र आ रहा है ना, ये असल में सब्जंक्टिव मूड है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कब लगता है, जब आपने किसी नेसेसिटी को शो करना हो, आपने कहना हो कि ये चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ एसेंशियल है, या आप किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हो, आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो। तो यहाँ पे इसने क्या कहा था, ये क्रूशियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके साथ जो है आगे सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने हाई टाइम को रीड किया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लगेगी, मतलब विदाउट एस और ई एस। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, वो कह रहा है आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूँ, शी टेक अ ब्रेक, कि उसको जो है ब्रेक ले लेनी चाहिए। मतलब कोई पर्सन है, कोई लड़की है, कोई आपकी सिस्टर है, वो सुबह से स्टडी कर रही है, तो आप क्या कह रहे हो उसको कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बाद में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेक्स नहीं आया, यहाँ पे बेस फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। ये जो बेस फॉर्म यूज़ हुई है ये क्या बता रही है? ये मूड को बता रही है, ठीक है। एक होता है टेंस, एक होता है मूड, तो ये किसको बता रही है? ये मूड को बता रही है। इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनकी निशानी क्या होती है ये आपको नज़र आ जाते हैं जब ये कोई डिमांड कर रहे हों, कोई सुजेशन दे रहे हों। जैसे वहाँ पे उसने कहा कि ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है, ये चीज़ जो है हो जानी चाहिए। आप अगर देखो ना, अगर आप इसको आसान लफ्ज़ में देखो तो ये है कि इसके अंदर जो शुड है ना, उसका मीनिंग जो है वो हिडन होता है। अभी लगाओ इसके साथ, आई सजेस्ट शी शुड टेक अ ब्रेक, कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसे ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो ये जो शुड होता है ना, असल में इसके अंदर हिडन होता है और यहाँ पे जस्ट बेस फॉर्म लगती है, जिसका मतलब है ये वाला काम जो है हो जाना चाहिए। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, मैं ये डिमांड दे रहा हूँ, या मैं ये डिज़ायर शो कर रहा हूँ या विश शो कर रहा हूँ, तो उनके साथ ये यूज़ होता है। और यहाँ पे बी सपोर्टेड आया, मतलब पैसिव की सेंस दे रहा है कि ऐसा काम जो है कोई सपोर्ट करे इसको, मतलब ये काम हो जाना चाहिए। और अगर इसको शुड लगा के बनाए तो इसका मतलब है कि ये क्रूशियल है, ये जो इंक्वायरी है शुड बी सपोर्टेड, कि इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बनाओ। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि हम सब ने मिलकर बहुत कुछ लर्निंग की आज के एडिटोरियल में। बहुत वोकैब्स देखी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखे हैं। देखो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने नहीं किए क्योंकि इससे ना आप में कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो सकती थी। तो जितने सेंटेंसेस मेरे से हुए उनके स्ट्रक्चर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। थोड़ी फाउंडेशन बनाओ, कुछ महीने जो हैं इस तरह से चलने दो, फिर क्या होगा, फिर मैं एक सेपरेट कुछ वीडियोस लाऊंगी जिसमें खाली हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे, उनको देखेंगे कि ये किस तरह से यूज़ हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी है कि अगर आपने इसको शेयर किया है, इस वीडियो को लाइक किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।